हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित के ऊपर, जहां पर हम क्रिकेट की दुनिया की सारी तमाम बातें करते हैं, अपनी इन डेप्थ एनालिसिस रखते हैं और जो भी घटना स्थल क्रिकेट के मैदान पर या फिर क्रिकेट के बाहर क्रिकेट के रिलेटेड अगर होती है तो उस पर हम जरूर अपनी चर्चा या अपनी राय जरूर रखते हैं। तो कल का मैच फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लैंड ने इंडिया को करारी शिकस्त दी ऑलमोस्ट 100 रनों से, 250 रन के लोएस्ट टोटल पे 100 रनों की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है कि हम इंडियन टीम को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो थर्ड मैच में ना ही वो थर्ड मैच जीते बल्कि सीरीज को भी अपने नाम कर सकें। वो सीरीज जो कि वनडे सीरीज जो कि इंडिया ने सेना कंट्रीज में अभी तक बहुत कम ही जीता है और मेरे ख्याल से लास्ट 4 या 5 टूर्नामेंट से इंडियन टीम ओडीआई सीरीज सेना कंट्री में अभी तक जीत नहीं सकी है। तो कल नहीं, सॉरी, परसों एक अच्छा मौका होगा इंडियन टीम को एक इतिहास बनाने का। अगर वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चल पड़ेंगे तो ये टीम जरूर जीतेगी। मुझे लगता है कि कल थोड़े से इंडियन टीम को अपनी टीम में बदलाव करने होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे शार्दुल ठाकुर को लाना होगा। थोड़ी सी बैटिंग में भी स्टेबिलिटी देते हैं वो और बीच के ओवर भी वो अच्छे से निकाल सकते हैं या निकाल पाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को इंडियन टीम को थोड़ा सा उनको रेस्ट करवाना होगा क्योंकि वो उतने इकोनॉमिकल उतने ना ही वो उतने इकोनॉमिकल दिखे और ना ही उन्होंने विकेट अच्छे से लिया। शार्दुल ठाकुर थोड़े बहुत रन से भी अपना, बल्ले से भी अपना कमाल दिखा सकते हैं और बॉलिंग से भी दिखा सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी 5 प्लेयर्स के साथ, 5 बॉलर के साथ उतर रही है। शार्दुल ठाकुर अगर आते हैं तो 6वें बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आएंगे। तो वहां पे एक चेंजेस बस मुझे नजर आ रहा है कि शार्दुल ठाकुर इन हो और प्रसिद्ध कृष्णा आउट हो। एक तो ये करना होगा, दूसरा ये करना होगा कि अगर इंडियन टीम कल बैटिंग करती है फर्स्ट तो उनको और रोहित शर्मा को और शिखर धवन को एक अच्छी लंबी साझेदारी करने की जरूरत है। एटलीस्ट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 50 रनों की तो होनी ही चाहिए, जिससे एक टीम में स्टेबिलिटी आती है। 10 ओवर खेल लिया है, 50 रन बन गए हैं, मतलब कि अगले 40 ओवर में सारे बैट्समैन को अगर वो अपने पोटेंशियल पे भी 90% के पोटेंशियल पे भी खेलते हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा कि वो 300 प्लस स्कोर बना सके और स्कोर का जो प्रेशर होगा वो इंग्लैंड के लिए थोड़ा हावी होगा। अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करती है तो उनको वही डेडली कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा कि एक तरफ से बुमराह और दूसरी तरफ से मोहम्मद सामी अपने लीथल बॉलिंग करें और इंग्लैंड को वो इनिशियल बर्स्ट जो मिलता है कि हाँ 4-5 ओवर में ही वो 40-50 रन बना लेते हैं, वो उससे उसको रोकना पड़ेगा। और अगर वो उसमें इंडियन टीम कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली एक डेंट होगा इंग्लैंड के रन्स, टोटल रन्स पर, जो कि मुझे लगता है 250-230 के आसपास इंग्लैंड को रोकना ही होगा भारत को। अगर वो रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो बिलीव मी ये मैच इंडिया अपने पक्ष में ऑलमोस्ट कर लेगा, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर और शिखर धवन जैसे प्लेयर दो बार फ्लॉप नहीं हो सकते एक ही टूर्नामेंट में। तो वहां पर उनको और थोड़ा अगर जैसे देखिए रोहित शर्मा एंड शिखर धवन आपको पूरा 50 ओवर खेल करके नहीं देंगे, तो जो नीचे जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है, मैं कोहली पे ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा। यहाँ पे स्काई को थोड़ा सा अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ाना होगा, ऋषभ पंत को थोड़ा सा लेना होगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या को भी कम से कम एक मैच्योर इनिंग दिखानी होगी कि वो अंत तक खेलें। अगर वो ये तीनों अगर अंत तक खेल जाते, आपके स्काई हो गए या हार्दिक पांड्या हो गए या फिर आपके रविंद्र जडेजा हो गए, ये तीनों उस दिन भी अगर 40-45 ओवर तक इस मैच को लेकर के जाते तो डेफिनेटली इंडिया एक अच्छे पोजीशन पे होता और जहां से वो मोहम्मद सामी और कुछ नीचे टेल एंडर्स बैटिंग कर करके इंडिया को वो मैच निकाल सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंग्लैंड बहुत ही स्ट्रांग आई और स्पेशली जॉस बटलर की मुझे कैप्टनसी उस दिन बहुत अच्छी लगी कि जब जब उन्हें लग रहा था कि विकेट लेने बहुत ज़रूरी हो गया है तो उस सिचुएशन पे वो इस टॉपली को होल्ड ना करते हुए उनको वो बॉल दिया, जबकि ऑलमोस्ट वो 7-7 6-6 ओवर कर चुके थे। इसके बावजूद उनको दिया और वहां पे उन्होंने विकेट निकाल करके दिया, जिससे कि इंग्लैंड के ऊपर कभी भी दबाव नहीं आया। अगर उस समय उनको विकेट नहीं मिलता तो लिटरली इंग्लैंड बहुत दबाव में होता और उनको अपने पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग करवानी पड़ती, जो कि बहुत आसान नहीं होता उनके लिए कि वो इस रन फ्लो को या इस इंडियन बैटिंग लाइनअप को वो रोक सकते। तो इसके साथ इंडियन टीम को फील्डिंग में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्रूशियल मोमेंट्स पे कैचेस ड्रॉप हुए थे आपके डेविड विली की, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने ड्रॉप किया था जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर। तो वहां पर ये सब लैप्सेस नहीं चलेगा, इसको एज अ फाइनल की तरह ट्रीट करना होगा। अगर इंडियन टीम ये इस फील्डिंग को थोड़ा सा कलेक्टिव एफर्ट लगा करके अगर कर लेती है तो डेफिनेटली ये मैच
इंडियन टीम के गिरफ्त में होगा। जेसन रॉय फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं और जॉनी बेयरस्टो भी मतलब उस टच में या फिर वो लग नहीं रहा है कि एक बड़े इनिंग खेलने के मूड में आए हैं। उनको लगता है कि बस बॉल दिखे और हिट करो, बॉल दिखे और हिट करो। मुझे वो नजरअंदाज मतलब वो अंदाज नजर नहीं आ रहा है कि ये एक बड़ी लंबे पारी खेलने के मूड में है। उसी तरह मैं जॉस बटलर का भी देखता हूँ कि वो थोड़े बहुत अनलक्की भी रहते हैं कि जो उनको इनिशियल 5 या 10 बॉलें मिल रही होती है खेलने के लिए, वो इतनी शानदार गिर जाती हैं कि उनको या तो इनसाइडेज होकर के बोल्ड हो रहे हैं या फिर वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। और बैट्स बॉलर ने उनकी कमजोरी बहुत ही अच्छे से भांप ली है कि इनको अंदर आने वाली गेंदों पर बहुत दिक्कत हो रहा है। और सेम टू सेम जॉस बटलर एंड जॉनी बेयरस्टो, इन दोनों को अंदर आने वाले बॉल पे बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत को अगर इंडियन टीम कल अच्छे से अपने स्ट्रैटेजी के साथ उस पर आती हैं और जब ये बैटिंग करने आए तो मोहम्मद सामी और जसप्रीत बुमराह को एक तरफ से बॉलिंग करे तो डेफिनेटली इंडिया को बहुत फायदा होगा और इंडिया यहाँ से वो मैच जीत सकती है, जो कि सीरीज जीतने में इंडिया को बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परसों ऐसा ही कुछ हो इंडियन टीम के साथ और इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो नियर अबाउट 330 मतलब 300 रन तो अगर बन जाते हैं तो 30 रन और आप 10% रन और बनाइए, जिसकी वजह से एक मार्जिन आ सके कि हाँ आपका अगर कोई एक बॉलर फॉर्म में नहीं रहा तो उसके रन अगर ज़्यादा जाते भी हैं तो वो उसको ईजिली नेगेट कर सके और इंडियन टीम उसको डिफेंड कर सके। तो यहाँ पर विराट कोहली से मेरे को एक्सपेक्टेशंस है कि कल एक सेंचुरी उनकी ड्यू है और वो कल आ सकती है और आने के बाद वो सभी आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं जो उनको मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसे ऐसे लोग भी कोहली को बयान दे रहे हैं जो कि खुद 1 मैच या 2 मैच खेल के ड्रॉप हो गए हैं और वो कहते हैं कि कोहली को आप ड्रॉप कर दीजिए या कोहली क्यों इंडियन टीम में अभी तक खेल रहे हैं इस टाइप से। भाई साहब 2019 से मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाह रहा हूं, 2019 से अभी तक जितने भी मैच हुए हैं वनडे इंटरनेशनल के आप निकाल लीजिए, उसमें टॉप 5 में कोहली इंडियन टीम की निकाल लीजिए आप, उसमें टॉप 5 कोहली तब भी होगा। कोहली के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों उसने इतने सेंचुरीज और इतने मैच विनिंग इनिंग्स खेल दिया है कि लोगों को लगता है कि हर दूसरा मैच या तीसरा मैच कोहली जीताएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो लोगों का उम्मीद और होप्स है वो नीचे जाता है और वो कोहली को ब्लेम करने लगते हैं कि हर हार के लिए। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, किसी ने ऋषभ पंत के लिए कुछ नहीं कहा, रोहित शर्मा डक पे आउट हुए और उसी अपने पुरानी कमजोरी पे आउट हुए, कोई उन पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होती है। शिखर धवन तो चलो वापसी कर रहे हैं, उनका मैं समझ सकता हूँ। आपके सूर्य कुमार यादव उतने साल से खेल रहे हैं, मतलब 2 या 2.5 साल से वो भी खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या 2-2.5 साल से खेल रहे हैं, एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके वो आउट हो रहे हैं, बट उनपे कोई ब्लेम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यंग है। कोहली की अब एज उनके साइड पे नहीं है तो लोगों को लगता है कि ये टीम पे बोझ बन गए। बट मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसे प्लेयर्स वंस इन ए जनरेशन में आते हैं और जब ये ऐसे लोग जब चले जाते हैं ना तब आपको लगता है, तब आप कंपेयर करते हैं कि कोहली ऐसा था और वैसा था। और आज जैसे राहुल द्रविड़ लेजेंड है, ये है वो है। मैं 2001 की बात बता देता हूँ आपको, जब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पे आई थी और जो टूर्नामेंट पे लक्ष्मण ने 281 रन मारा था, उसमें राहुल द्रविड़ पूरे फॉर्म में ही नहीं थे, एक भी मैच में वो फॉर्म में नहीं थे। उनको इनफैक्ट सेकंड टेस्ट मैच में उनका जो रेगुलर पोजीशन था 3rd नंबर पे, उससे नीचे उतार करके उनको 6th नंबर पे बैटिंग कराया गया था और वहां पे उन्होंने सेंचुरी मारी थी। तो फॉर्म में लगना, फॉर्म में नहीं लगना, ये प्लेयर के हाथ में कभी भी नहीं होता है कि हाँ आप शॉट्स देखिए ना, वो भले 5 बॉल खेल रहा है, 7 बॉल खेल रहा है, 10 बॉल खेल रहा है, बट उसके शॉट्स देखिए आप, वो कितने अच्छे से फ्लो में आ रहा है, बैट एक अच्छे फ्लो में जा रहा है। जब हिट हो रही है तो वो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बाउंड्री मतलब फील्डर जाकर पकड़ लेगा, वो निकलती है और जूम करके वो बाउंड्री पे जा रही है। बट यही है उनका कि वो एक लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो माइंड में कुछ, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट कहीं ना कहीं उनका छूट जाता है और वो मैच में आउट हो जाते हैं। जब आउट होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बट जब बाउंड्रीज हिट होती है कोहली की तो लगता है कि हाँ ये इंडियन प्लेयर है, इस पे हम कभी प्राउड किया करते थे। तो ये जो समय होता है ना, ये समय होता है बैट्समैन को अपने बैक करने का। अगर आपने इस समय पे बैक किया तभी आप अच्छे फैंस माने जाओगे, वरना हमेशा को ये इसको ड्रॉप कर दो उसको ले। मैं तो बोलता हूँ चलो कोहली की जगह पे किसको खिलाओगे आप? श्रेयस अय्यर को, उसका लास्ट का टूर्नामेंट निकाल कर देख लीजिए कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है, आपको जवाब मिल जाएगा। बाउंसर पे वो कितने वनरेबल हैं वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी और प्लेयर को लाते हैं, संजू सैमसन को ले आइए, हमेशा इतने मौके मिले
आज तक वो टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। ईशान किशन को आप देख ही रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को आप देख ही रहे हैं कि वो लोग छोटे फॉर्मेट में चल जाता है, जहां पे आपको 25 रन 30 रन बनाने हैं वो दिख जाता है, लेकिन एक जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको आपको बैक करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन कोहली जैसा बैट्समैन, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को अगर आप ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फिलहाल ज़्यादा हम इसको ड्रैग न करते हुए मैं यही उम्मीद करूंगा कि कल का मैच कोहली के लिए शानदार हो और वही वो सिल्की टच में वापस आए। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो कल कितने रन बनाए, बट वो ये दिखना जरूरी है कि वो किस अंदाज से खेल रहे हैं। अब जैसे पूरा प्रेशर में आकर के बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल मतलब कि वो प्रेशर में खेल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि विकेट ना गिर जाए, विकेट ना गिर जाए। अगर कोई दिमाग में वो टेंशन ही नहीं कि विकेट गिरे या नहीं, अगर कोहली अगर पिछले 5 या 6 मैच का देख लीजिए, अगर वो ये सोच के खेलते ना कि मेरे को आउट नहीं होना है, तो लिटरली वो मतलब 10 बॉल पे 5 रन या 3 रन या 2 रन बना रहे होते, लेकिन वो 12 बॉल पे 15 रन 17 रन इस टाइप से रन स्कोर कर रहे हैं। उनको डर नहीं है आउट होने का। अगर ये डर आ जाए ना दिमाग में कि मेरे को मैं आउट कहीं ना हो जाऊं, तो फिर वो बैट्समैन समझ जाओ कि वो घबरा रहा है और वो बहुत ही जल्द मतलब बहुत अपने फॉर्म को वापस पाने के लिए वो बहुत जिद्दोजहद कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है, कोहली आउट होने से नहीं डर रहे हैं, वो टीम के लिए खेल रहे हैं। अगर वो अपने लिए खेल रहे होते तो वो वही काम करते जो मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उनके उनके ईमान को ठेस लगेगा, लेकिन मैंने ऐसे ऐसा टाइम भी देखा है कि जब बैट्समैन अपने फॉर्म मतलब अपने आप को सेव करने के लिए कि मैं आउट हो गया तो मेरे को टीम से निकाल देंगे, ये वो। कोहली को तो आप 2 साल तक आप छू भी नहीं सकते हैं। 2022 और 2023 तक वर्ल्ड कप तक कोहली फिक्स है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। या तो वो रेस्ट करेंगे या तो वो खेलेंगे। ये मेरी बात आप लिख कर ले लीजिए। तो इसके बाद वेस्ट इंडीज का जैसा आपको पता है कि 5 T20 इंटरनेशनल इंडिया खेलेगी और टूर करेगी। रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा उनके साथ उस टीम के हिस्सा होंगे। इस टीम में आपको जसप्रीत बुमराह, कोहली एंड युजवेंद्र चहल को रेस्ट दिया गया है। इसके साथ साथ बाकी सभी प्लेयर्स इस टीम के हिस्सा होंगे। रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे। 5 मैच का टूर्नामेंट होगा। इसमें देखने को अच्छा मिलेगा कि जो इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें टीमें कैसा परफॉर्म कर रही है या कौन उस समय के लिए सूटेबल होगा। तो मैं टीम इस तरह से जो पिक की गई है वो ये है कि रोहित शर्मा होंगे, उसके बाद आपका KL राहुल होंगे। KL राहुल सब्जेक्ट मैटर टू फिटनेस है। अगर वो फिट होंगे तो वो टीम में होंगे, नहीं होंगे तो वो ड्रॉप होंगे। इसके बाद KL राहुल होंगे, आपके ईशान किशन है, स्काई होंगे, दीपक हुड्डा होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, दिनेश कार्तिक होंगे, ऋषभ पंत होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, अक्षर पटेल होंगे। इसके बाद अश्विन होंगे। रवि बिश्नोई को इंक्लूड किया गया है एक लेग स्पिनर के तौर पे चहल की जगह पे। चहल इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद आप कुलदीप को देखेंगे इस टूर्नामेंट पे। अगर कुलदीप फिट होंगे तो इस टीम का हिस्सा होंगे, अगर वो फिट नहीं होते हैं तो वो इस टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका भुवनेश्वर कुमार होंगे, इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर। उसके बाद आवेश खान होंगे, हर्षल पटेल होंगे जो कि डेथ एंड में और पावर प्ले के बाद जब बॉलिंग करते हैं बहुत ही लीथल होते हैं अपने कॉम्बिनेशन पे। जो उनके स्लोवर्स बंद होते हैं वो बहुत कम लोग पिक कर पाते हैं। हर्षल पटेल के बाद आपके बाद अर्शदीप सिंह होंगे जो कि एक उभरता सितारा है। मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह एक लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। और भुवनेश्वर कुमार के जाने के बाद मैं आज ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार के इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद अर्शदीप सिंह उनकी स्थान ले सकते हैं। जो उनके पास स्विंग है इस एज पे, जो उनके पास कंट्रोल है, वो मैंने बहुत कम और बहुत रेयर बॉलर पे देखा है कि स्विंग के साथ कंट्रोल करना। मैं बहुत सारे ऐसे बॉलर को जानता हूं जो स्विंग करा लेते हैं बट कंट्रोल नहीं होता उनके पास। तो अर्शदीप उस मामले में बिल्कुल खरे उतरते हैं। अर्शदीप से आप चाहे वो पावर प्ले में बॉलिंग करवा लीजिए, चाहे मिडिल ओवर्स में करा लीजिए, चाहे डेप्थ ओवर में करा लीजिए, वो तीनों जगह कारगर साबित होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अर्शदीप को इस टीम के साथ बने रहना चाहिए। भले उनको खेलने का मौका मिले या ना मिले वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन अर्शदीप को इस टीम के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि जब आप टीम के साथ रहते हैं ना तो आपका मोरल बूस्टर ऐसे ही हाई रहता है। लेकिन जब एक बार ड्रॉप हो जाते हैं ना, जैसे अभी आप उमरान मलिक से जाकर के पूछिए उनको कैसा लग रहा होगा। वो ही विल बी द गटेड पर्सन, बट इसके रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद ही हैं, क्योंकि जितना भी मौका उनको मिला उन्होंने वो मौका को भुनाया नहीं। मौका भुनाना बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में। अगर आप ये कर लेते हैं, ये आर्ट है, अगर ये आप कर लेते हैं, नो डाउट आप क्रिकेट पे रूल करेंगे। मैं हमेशा बचपन से मैं कोहली का देखता आ रहा हूँ जो मतलब बंदा का स्टेटमेंट आप देखिएंगे तो आपको हैरान रह जाएंगे।
जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप इतने टफ सिचुएशन पे आए थे बैटिंग करना, आपको कैसा लगा, क्या लगा, उनका जवाब सुनकर मतलब मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि क्रिकेट खेला ही जाता है इस चीज के लिए। वी आर डिजाइन टू प्ले लाइक दिस, कि हम एक टफ सिचुएशन में आए और हम वहां पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दें कि हम अपनी टीम को जीता करके ले जाएं। तो वो प्रेशर से घबराते नहीं है कि हाँ प्रेशर से मैं घबरा रहा हूँ। सेम चीज मैंने इंडियन टीम जब वो कैप्टन थे तो सभी प्लेयर्स का भी यही वर्डिंग मैं सुनता था कि दिस इज व्हाट यू आर प्ले फॉर। ये एक कॉमन लाइन होती थी, दिस इज व्हाट यू प्ले फॉर। 50 बॉल पे 100 रन बनाना है, दिस इज व्हाट यू प्ले फॉर। वरना 100 बॉल पे तो 100 रन कोई भी मार लेगा, लेकिन जब आपको टफ कंडीशन मिलती है, सिनारियो चेंज हो जाते हैं, बॉल स्विंग एंड सीम कर रही है, वहां पे आप आगे निकल के 2 स्टेप आगे निकल करके खेलते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। कोहली ने ऐसे ऐसे बहुत सारी पारियां खेली। मुझे तो इंग्लैंड की टूर्नामेंट याद है, आज से 3-4 साल पहले इंडिया 300 प्लस रन चेस कर रहा था, 5 विकेट इंडिया के गिर चुके थे। कोहली एंड केदार जाधव, मेरे को नाम भी अभी तक याद है, केदार जाधव एंड कोहली दोनों 6वें विकेट के लिए आए, दोनों ने सेंचुरीज बनाई। और जैसा रन कोहली पहला रन पे दौड़ रहे थे, वैसे ही 100 प्लस के बाद भी उसी तरह केदार जाधव थक करके बिल्कुल हार गए थे, उनका फिटनेस उतना साथ नहीं दे रहा था। लेकिन कोहली सामने कैप्टन थे, फिट इतना है कि वो आपको भी मजबूर करेंगे 1 को 2 और 2 को 3 रन बदलने में। जो काम कोहली का स्पेशलिस्ट था ना, वो काम कोहली नहीं कर रहे हैं। कोहली स्टार्टिंग में आते थे कभी भी खेलने तो वो 2 सिंगल डबल इस टाइप से रन चलाते थे, और उसके बाद सामने वाली टीम पूरी फील्ड खोल देती थी। उसके बाद वो एक आध बाउंड्री मारते थे और वो इतने तेजी से रन बनाते थे। मतलब मैं देखता था कि अभी भी आए हैं 40 बॉल 50 रन, 45 बॉल 55 रन, तो लगता भी नहीं था कि वो हिट कर रहे हैं, और उनका रन रेट भी मेंटेन होता था उस टाइप से। तो वो जो टच है वो गायब है, वो सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं, सिंगल डबल निकल नहीं रहा है। अगर सिंगल डबल निकलना चालू हो जाएंगे, कोहली का आप देखिएगा वो फॉर्म और वो पैशन वापस आएगा, और वो ये जो फैंस आज जो उनको ऊपर बार्क कर रहे हैं, ये लोग कल की डेट में इनको प्रेज भी करेंगे। तो ये रहा। इसके बाद मैथ्यू पॉट के अच्छे प्रदर्शन के बाद उनको वनडे टीम में भी चुन लिया गया है, जो वनडे टूर्नामेंट अभी इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है। तो इस टूर्नामेंट में मैथ्यू पॉट का इंक्लूजन दिख रहा है, और आदिल रशीद जो कि इंडियन ओडीआई सीरीज का पार्ट नहीं थे, हज के लिए वो मक्का गए हुए थे और छुट्टी ली हुई थी उन्होंने, तो ये ओडीआई टूर्नामेंट में उन्होंने नहीं खेले और अब वापस आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी जेलअप हो रही है और एक धारदार टीम बनने को रेडी हो रही है। तो मैथ्यू पॉट वापस आ जाएंगे इस टीम में। बाकी सारे प्लेयर्स वही हैं जो ओडीआईज, इंडियन टीम के ओडीआईज और T20 में खेले थे। तो आदिल रशीद का आना एक अच्छा संकेत है इंग्लैंड टीम के लिए कि वो अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए भी और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, कल से पाकिस्तान और श्रीलंका का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमें बहुत ही मतलब एक समान की टीम है, और दोनों के कैप्टन्स बहुत ही पैशनेट हैं अपनी टीम को लेकर के और अपने कंट्री को लेकर के। दोनों ही अपना अच्छा बेस्ट और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मैदान पर कल उतरेंगे। मुझे लगता है कि श्रीलंका को थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि श्रीलंका अपने होम सॉइल पे खेल रही है, और पाकिस्तान अगर 1-2, जैसे मुझे जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो सिलेक्शन अपनी टीम की कर ली है उसमें शायद फवाद आलम के इंक्लूजन नहीं है, जो कि एक बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत पुअर डिसीजन है कि वो फवाद आलम जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो टीम रहेगी है पाकिस्तान की, वो है अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे अजहर अली आएंगे, चौथे नंबर पे बाबर आजम होंगे, 5वें नंबर पे आपके मोहम्मद रिजवान होंगे, 6वें नंबर पे आपके शायद सलमान आगा करके हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर, और बॉलर्स में उनके पास शाहीन अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे और आपके हसन अली होंगे। 3 उन्होंने पेसर रखा। हसन अली को मैं मुझे लगता है ना कि जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, उन्हें बॉलर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप खिला कर बॉलर, जबरदस्ती बॉलर बनाया जा रहा है। बहुत बार आपने पाकिस्तान टीम ने उनको ट्रायल एंड टेस्ट कर लिया है, विकेट वो लेते नहीं है, ना तो उनके पास वो पेस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक सिलेक्टर्स के और कैप्टन के बहुत नज़दीक ग्रुप के हैं, इसलिए उनको बार बार खिलाया जा रहा है, बार बार मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कभी नहीं है, लेकिन ये जो फेवरेटिज्म आ गया है उसकी वजह से प्लेयर्स
बन नहीं रहे हैं और उसकी वजह से बार बार अच्छे प्लेयर की जगह पे आप खेल रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी आपका उभरता सितारा है, आपको उनको खिलाना ही खिलाना है। तो कुछ इस तरह से चेंज इस तरह से होंगे। इन 3 पेसर हैं और 3 आपके स्पिनर होंगे। इसमें जो स्पिनर है वो है आपके सलमान आगा होंगे, दूसरे आपके रहमान होंगे और तीसरे आपके यासिर शाह होंगे। ये तीनों स्पिनर और 3 पेसर के साथ कल पाकिस्तान टीम उतरेगी। अगर कोई भी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है 400 रन मिनिमम उनको चाहिए होंगे मैच को जीतने के लिए। 300 250 पे मैच आपका बन जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम अगर तेजी से अच्छा खेल गई तो फिर आप आउट, मतलब उस टेस्ट से आउट भी हो सकते हैं। तो जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी वो लुक आउट करेगी कि हम 300 प्लस 350 प्लस 400 के आसपास पहुंचे, और एक बार पहुंचने के बाद ही वो टीम को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका के पास भी बेहतरीन स्पिनर्स हैं। श्रीलंका के पास बेहतरीन बैट्समैन है। एंजेलो मैथ्यूज होंगे, दिनेश चांदीमल जो लास्ट मैच में 200 डबल किया, निरोशन डिकवाला होंगे, उसके बाद आपका कुशाल मेंडिस होंगे, दिमुथ करुणारत्ने कैप्टन होंगे, ओसाडो फर्नांडो होंगे इनके बैटिंग टॉप ऑर्डर पे, एंजेलो मैथ्यूज होंगे। तो ये जो लाइन है इनका बहुत ही अच्छा बैटिंग यूनिट है। अगर ये खेल गए अपने पोटेंशियल पे तो पाकिस्तान ये मैच इजीली हार जाएगा। तो दोनों ही टीम जोर लगाएंगी। मतलब ऐसा मैच है ये कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है। वो ऑन द गिवन डे ही पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग रन्स या परफॉर्मेंस पुट अप कर पाता है। तो इसके साथ ही एक छोटा सा अपडेट और दे देता हूं कि जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ये दोनों T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ये दोनों अपने सेमीफाइनल मैच जो क्वालिफायर चल रहा था, दोनों ने अपने क्वालिफायर मैच जीत लिए हैं और जीतने के साथ फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल जो 2 टीम फाइनल खेलेंगी वो ही क्वालिफाई करेंगी अपने आने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए। तो इसके साथ दोनों टीमों को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। जिम्बाब्वे की तरफ से भी बहुत अच्छी टीम बनी है और नीदरलैंड्स की भी अच्छी टीम है। उनके जो टीम डे लीड हुआ करते थे 2003 के वर्ल्ड कप में भी खेले थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। उनके बेटे साहब आपके बेस द लीड टीम को लीड कर रहे हैं, कैप्टन है वो, और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टीम को लीड किया है फ्रंट से और अपनी टीम को क्वालिफाई कराया है वर्ल्ड कप के लिए। तो उन दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनको टिकट मिला है ऑस्ट्रेलिया में T20 खेलने का और अपनी टीम को एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का। लोग वर्ल्ड क्रिकेट में तभी लोग जान पाएंगे आपको जब आप वर्ल्ड कप में एंट्री पाने के बाद अच्छा 1-2 मैच अपने जीतते हैं या खेलते हैं। तो इससे आपकी टीम को भी रिकग्निशन मिलती है, मनी भी आती है, स्पॉन्सर्स भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा जब ये वापस T20 वर्ल्ड कप में आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो अपना यहीं पे सेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंडियन टीम आने वाली जो मैच है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करे और इंडिया ये मैच और सीरीज दोनों जीते। मेरी तरफ से टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू एंड लव यू ऑल।